सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। उन्नीस बटा 27 को दशमलव के रूप में लिखें तो हमें यहाँ दिया गया है 19/27 जो बराबर है 19 को विभाजित करने के 27 से, यानी कि हमें 19 को विभाजित करना है 27 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 19 जिसे हमें विभाजित करना है 27 से। अब यहां मैं देख रहा हूं कि जो 19 है वो तो 27 से छोटा है, तो ये पूर्णतः 27 से विभाजित नहीं होगा। तो यहां पे मुझे कुछ दशमलव शून्य लेने होंगे। तो यहां पे मैं कुछ शून्य ले लेता हूं। तो ये मैं यहां पे कुल 6 शून्य ले रहा हूं। कुछ और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे ले लेंगे। अब 19 तो 27 से विभाजित नहीं होता था, इसलिए हमने ये दशमलव शून्य ले लिए। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0.। अब हमारे पास है 190। 190 तो 27 से विभाजित हो सकता है। अब कितने में होगा यही सवाल है। अब अगर मैं सोचूं 25 गुणा 7 होता है 175। तो चलो एक काम करते हैं, 27 गुणा 7 करके देखते हैं क्या मिलता है। 7 गुणा 7 होता है 49, तो 4 और यहाँ 9। 7 दूनी होता है 14, 14 और 4 होता है 18। तो 27 गुणा 7 हमें मिल रहा है 189। तो ये तो यहाँ आ जाएगा। तो 27 गुणा 7 हो रहा है 189। अब हमें 190 में से 189 को घटाना है। 190 में से 189 घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। अब चलिए इस अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब ये बन चुका है 10। अब 10 जो है वो भी 27 से छोटा है, तो ये तो विभाजित नहीं होगा। तो यहां मैं ले लेता हूं एक शून्य, और फिर मैं इस अगले शून्य को भी नीचे ले लेता हूं। तो यहां हमारे पास आ जाएंगे 100। अब 25 गुणा 4 100 होते हैं, तो 27 गुणा 4 तो 100 के बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं 27 गुणा 3 कितना होता है। 7 तिया होता है 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो हमें यहाँ मिल रहा है 81। तो 27 को अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 81। अब 100 में से 81 को घटाने पर हमें मिलने वाला है 19। चलिए एक शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ मिल चुका है 190। अरे 190 तो हम अभी अभी यहाँ करके आए थे। ये तो हम जानते हैं कि 27 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है
189। और जब 190 में से 189 को हम घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1। अब चलिए अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10। 10 जो है वो 27 से छोटा है, तो ये तो इससे विभाजित नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब चलिए अगले शून्य को भी नीचे ले लें। जब हम इस शून्य को नीचे लेंगे तो वापस से हमें मिलने वाला है 100। 100 तो हम अभी अभी देख के आए कि जब 100 होता है तो 27 को 3 से गुणा करने पे हमें मिलता है 81। और 100 में से जब हम 81 घटाते हैं तो हमें मिलता है 19। अब ऐसे में कितने भी शून्य लेते जाऊं आगे तो ये तो हमेशा यही बात दोहराते जाएंगे, यानी कि हमें मिलते जाएगा 0.703 703। यहाँ पे भी हमारे पास आते रहेगा 703, यानी ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। तो हमें यहाँ 19/27 बराबर मिल रहा है 0.703 703, और ये चलते रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.703, और 703 के ऊपर ये अपूर्णांक का चिन्ह देकर हम बता सकते हैं कि ये 703 दोहराते रहेगा अपने आप को, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आवर्ती दशमलवों को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलो एक आवर्ती दशमलव लेते हैं, 0.7 अपूर्णांक। यहाँ पे अपूर्णांक ये बता रहा है कि ये जो 7 है ये अपने आप को दोहराते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये दरअसल है 0.777, और ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। अब हमें कोशिश करनी है इसे भिन्न में बदलने की। तो चलो शुरू करते हैं। इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। तो समझिए कि x है 0.7 अपूर्णांक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस दशमलव के चिन्ह को हम एक स्थान अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हमें दरअसल इस x को 10 से गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये बनेगा 10x, जिसका मान होगा, पहले मैं ये वाला बताता हूं आपको। इसे अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.777 बनेगा 7.77, और 7 तो बहुत सारे यहाँ पे, मैं एक और लिख देता हूं। तो ऐसे ये चलते रहेंगे। अब इसे अगर मैं 10 से गुणा करूं तो ये दरअसल जो है बना अभी यह 7.7, और ये 7 अपूर्णांक जो चलते रहेगा। तो हमें मिल गया 10x। अब जरा सोचो, अगर इस 10x में से मैं ये x को घटाऊं तो क्या होगा। तो चलो मैं यहां लिखता हूं पहले। तो मेरे पास है 10x जो बराबर है 7.7 के, यहां पे अपूर्णांक, ये बराबर है 7.777, ये चलते ही जाएगा इसके बराबर। इसमें से हमें घटाना है ये, तो ये है x जो बराबर है 0.7 अपूर्णांक के, या हम कह सकते हैं कि इसमें से हमें ये घटाना है जो बराबर है 0.777, और ये चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे घटाने पे हमें क्या मिलता है। तो 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 9x। अब पहले ये वाला कर लेते हैं। तो जब हम 7.777 में से घटाएंगे 0.777, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 7 7 7 7 7 7, ये तो सब कट जाएंगे। तो ये जो हैं, जो 7 दोहरा रहे हैं, ये सब कटने वाले हैं। तो हमें यहाँ मिलने वाला है 7 में से घटाना है हमें 0, जो बराबर होगा 7 के। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि जब हम 7.7 अपूर्णांक में से घटाएंगे 0.7 अपूर्णांक, तो ये 7 अपूर्णांक तो कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 7 में से 0 घटाने पर हमें मिलने वाला है सिर्फ 7। तो किसी भी तरीके से मैं इसे कहूँ तो हमें मिल रहा है कि जो 9x है उसका मान हमें या तो यहाँ से या तो यहाँ से मिल रहा है 7।
यानी कि जो x है 9 को हम यहाँ ले लेंगे तो x हमें मिल रहा है बराबर 7/9 के। लेकिन ये x क्या था? ये x तो दरअसल यहाँ हमने लिया था, x बराबर था 0.7 अपूर्णांक के, जो हमें अब यहाँ मिल रहा है 7/9 के रूप में। तो ये आवर्ती दशमलव को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। चलो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ, समझिए 1.2 अपूर्णांक। तो ये बराबर होगा 1.222, जहाँ पे ये अपने आप को दोहराते जा रहे हैं। अब इसको आप x मान लीजिए और अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे इसी प्रकार से खुद से कीजिए और फिर वापस आइए। तो चलिए यहाँ पर भी हम इस दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे होगा? अगर हम इस x को 10 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 10x बराबर, पहले हम ये करते हैं तो ये हमें मिलेगा 12.222 और ये अपने आप को दोहराते रहेंगे। या यहाँ हम कहें तो ये दरअसल है 12.2 अपूर्णांक। अब हम 10x में से इस x को घटा देंगे। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 10x बराबर है 12.2 अपूर्णांक के, और ये जो है ये बराबर है 12.222 और ये चलते जा रहा है। इसमें से हमें घटाना है x, ये वाला। तो हमें यहाँ से घटाना है 1.2 अपूर्णांक। मैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा तो 1.2 अपूर्णांक, या फिर इसमें से हमें घटाना है ये, तो यहाँ पर है हमारे पास 1.222 और ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो 10x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 9x, और पहले हम ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, तो ये तो सब कटने वाले हैं। तो हमारे पास बचेगा ये 2 में से 1 घटाने पे हमें बचने वाला है 1, और 1 में से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो ये तो 1 बचेगा ही। तो ये हमें मिला 11 के बराबर। और यहाँ पे ये वाला जब हम घटाएंगे तो ये हमें बराबर मिलेगा 2 अपूर्णांक तो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 12 में से 1 घटाने पे हमें मिलने वाला है 11। तो इस प्रकार देखें या इस प्रकार देखें, हमें ये जो 9x है ये बराबर मिल रहा है 11 के, यानी कि x जो है वो बराबर है 11/9 के। पर x था क्या? x तो था 1.2 अपूर्णांक, जिसे हमने बदल दिया 11/9 में। तो इस तरह से हम आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदलेंगे जहां पे दोहराने वाली संख्या 1 से ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो आवर्ती दशमलव हम लेते हैं 0.36 अपूर्णांक, जहां पे 3-6 पूरा दोहराते रहेगा। तो ये दरअसल है 0.36 और ये दोहराता ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के, तो x बराबर हो गया ये। अब इसे भिन्न में बदलने के लिए मैं तुम्हें एक तरकीब बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। ऐसी स्थिति में तुम हमेशा 2 समीकरण बनाओ। एक समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के पहले हो यहाँ पे, और दूसरे समीकरण में जो दशमलव हो वो दोहराने वाली संख्या के बाद हो यहाँ पे। तो ऐसे आपको 2 समीकरण बनाने हैं। तो चलिए मैं पहला समीकरण लिखता हूं, जो कि यहाँ पे दिया ही गया है कि x जो है वो बराबर है 0.363636 के। अब अगले समीकरण में हमें दशमलव को इन दोहराने वाली संख्याओं के बाद लिखना है, यानी 2 स्थान इसे आगे बढ़ाना होगा यहां आने के लिए। तो इसे हमें गुणा करना होगा 100 से। तो हमारा जो अगला समीकरण होगा वो होगा 100x। तो मैं यहां लिख रहा हूं 100x, जो बराबर होगा 100x 2 स्थान ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये होगा 36.363636 और ये दोहराते ही रहेंगे। तो
तो ये बन गए दो समीकरण। अब ऐसे दो समीकरणों में से बड़े वाले समीकरण में से छोटा वाला समीकरण घटा दें। तो 100x में से आप ये समीकरण घटाएंगे तो आप यहाँ घटाएंगे x जो बराबर है 0, दशमलव के नीचे मैं दशमलव लिखूंगा और आगे है 3 6 3 6 3 6, ये अपने आप को दोहराते रहेंगे। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 100x में से जब हम एक x हटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 99x, और इस संख्या में से ये संख्या जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे ये जो दशमलव के बाद 3 6 3 6 3 6 जो दोहराते जा रहे हैं ये पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ 36 में से घटाना है 0 जो बराबर होगा 36 के। तो हमें यहाँ मिल रहा है 99x बराबर 36 के, जिसे हम लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर है 36/99 के। तो जो x था हमारा 0.36 अपूर्णांक वो बदल गया भिन्न में। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला उदाहरण है 0.714 और यहाँ पे सिर्फ एक 4 अपूर्णांक है, सिर्फ एक 4 दोहराएगा तो ये बराबर है 0.71414 और ये दोहराते रहेगा। अब इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको दो समीकरण बनाने हैं जहां पे एक बार दशमलव होगा दोहराने वाली संख्या के पहले, यानी कि यहाँ पे हमें रखना है दशमलव को, और दूसरी बार दोहराने वाली संख्या के बाद यहाँ पर रखना है हमें दशमलव को। तो ये दो समीकरण बनाने हैं हमें। अब पहला हमें दशमलव अगर यहाँ रखना है तो हमें दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए इस समीकरण को हम 10 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिलेगा 10x जो बराबर होगा, तो ये होगा 7.141414 और ये दोहराते रहेगा। हमें दूसरा समीकरण बनाना है जहां हमें दशमलव को यहाँ रखना है 1 4 के बाद। तो इसके लिए तो मुझे दशमलव को 1 2 3 स्थान आगे बढ़ाना होगा, तो इसलिए इस समीकरण को हमें 1000 से गुणा करना होगा। तो चलिए x को गुणा करते हैं 1000 से, तो हमें मिलेगा 1000x जो बराबर होगा दशमलव 1 2 3 स्थान आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 714 और आगे होगा दशमलव 141414, ये तो अपने आप को दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे दो समीकरण तैयार हैं। अब हमें बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाना है। तो 1000x में से हम घटाएंगे 10x जो बराबर होगा 714.1414 घटाना है यहाँ से हमें 7.141414। तुम देखो कि ये कितना आसान हो चुका है। 1000x में से 10x घटाने पे हमें मिलेंगे 990x, और यहाँ पे जब हम ये घटाएंगे तो तुम देख रहे हो कि दशमलव 141414 तो यहाँ गायब होने वाला है। हमें यहाँ मिलेगा 714 में से घटाना है हमें यहाँ पे सिर्फ 7, तो 714 में से 7 घटाने पे हमें मिलने वाला है 707। तो हमें 990x बराबर मिल गया 707 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है 707/990 के, पर x तो था हमारा 0.714 अपूर्णांक। तो चलिए ये आवर्ती दशमलव भी भिन्न में बदल गया। अब एक आखिरी उदाहरण मैं तुमको देता हूं, ये तुम खुद से करना। हमारी आखिरी संख्या है 3.257 और ये जो 257 है ये है अपूर्णांक, यानी कि ये बराबर है 3.257 और ये अपने आप को दोहराते रहेगा। तो इसे हम ले लेंगे x के बराबर। अब आगे तुम इसे खुद से करो, तो वीडियो रोककर वापस आओ। अब जैसा कि मैंने बताया था एक बार हमें दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के पहले, यानी यहाँ पे,
और एक बार दशमलव रखना है दोहराने वाली संख्या के बाद, यानी यहाँ पे। तो पहला समीकरण तो हमारा तैयारी है, ये मैं ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूँ। तो x बराबर है 3.257 ये दोहराते जाएगा। अगले समीकरण में हमें दशमलव को इस स्थान पर रखना है, तो ये 1, 2, 3 स्थान आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमें इसे 1000 से गुना करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1000x बराबर 1, 2, 3 स्थान आगे, तो ये हमें मिलेगा 3257.257 ये तो दोहराते ही जाएंगे। तो चलिए हमारे 2 समीकरण आ गए हैं। अब बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटा देते हैं। तो यहाँ 1000x में हमें घटाना है x, या फिर इस संख्या में हमें घटानी है ये संख्या जो है 3.257 और ये दोहराते जा रहा है। तो 1000x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 999x, और इस संख्या में से अगर हमें ये संख्या घटानी है तो तुम देख रहे हो कि दशमलव के बाद जो संख्या है 257 वो तो पूरी गायब होने वाली है। हमें यहाँ मिलेगा 7 में से 3 घटाने पे यहाँ होगा 4, 5 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये है 5, ये है 2, ये है 3। तो हमें 999x बराबर मिल रहा है 3254 के। या फिर हम कह सकते हैं कि x हमें बराबर मिला है 3254 बटा 999, पर x तो था हमारा 3.257 अपूर्णांक, तो इसे भी हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। Telekovic ka na rin. Yan na. नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Dreams is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. ये कोटेशन आपने ज़रूर सुना होगा. It is by Dr. APJ Abdul Kalam. Hello and welcome to today's class. Today we will read one poem. In this poem you will read that there is a storyteller who tells about stories, and in their stories, in her story or his story, she always narrates about dreams, dreamlands. आपने कोई ड्रीमलैंड की स्टोरी सुनी है कभी? फेरी टेल की स्टोरी, या दादी से, नानी से, किसी से भी परियों की कहानी सुनी है आपने? ज़रूर सुनी होगी बचपन में। इसी तरह की एक कहानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कही जाती है, आज हम लोग उसको एक पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है मार्था। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय वॉल्टर डे ला मेयर। ओके, सो बिफोर रीडिंग द पोएम, लेट अस डिस्कस द वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट, विच यू मे फाइंड डिफ़िकल्ट फॉर योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर वर्ड्स को अगर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम। इसलिए हम लोग पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि व्हेन वी विल रीड द पोएम वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। ओके, so the difficult words are, the first word is hazel. Hazel, what is hazel? You can see in the picture that some water is falling, some green land is shown. So hazel and glen, both these words are combined together. दोनों words को एक ही कॉलम में हमने रखा है because दोनों का मीनिंग जो है वो एक साथ ही है। जो सुंदर वातावरण, प्राकृतिक दृश्य जो होते हैं, ग्रीनरी जिसमें ज़्यादा होती है, पहाड़, नदी, झील, झरने एक साथ जब दिखते हैं तो दैट इज़ नोन एज hazel glen. Okay, the next word is tranquil. Tranquil, आप जो पिक्चर देख पा रहे हो उसमें आपको एक व्यक्ति जो है वो मेडिटेट करते हुए दिखता है। मेडिटेट जब हम करते हैं तो वी यूज टू बी पीसफुल, हम शांति से, आराम से मेडिटेशन करते हैं। सो दैट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड, जो शांति वाला स्टेट है, जिस समय आप एकदम शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, कोई टेंशन आपको नहीं होता है, दैट पोजिशन ऑफ माइंड इज नोन एज ट्रैंक्विल। Okay, so that is tranquil. Next word is collapsed. Collapsed means you can see one picture over there जिसमें कि एक लड़की दिख रही है आपको। लड़की या लड़का कोई भी हो सकता था, मैंने जस्ट चूज़ किया कि let it be a girl. So जो पैर को हाथ से मोड़ के रखा है, तो वो जो पोजीशन है जिसमें आप कुछ बड़े ध्यान से या मज़े से जब सुनते हो तो ऐसे बैठ जाते हो, तो दैट पोजीशन इज collapsed, means holding something close by, so that is known as collapsed. Next word is grave. Grave means thinking something, कुछ सोच जब रहे होते हो, बहुत उस समय अगर इफ़ यू हैव अ वेरी क्यूट फेस, किसी का भी फेस सोचते वक्त जब एकदम शांत मुद्रा में जो होता है, दैट पोजीशन इज ग्रेव। ग्रेव का एक और मीनिंग भी होता है, जो आपने कब्रिस्तान में कुछ लोगों को जो कब्र होते हैं कब्रिस्तान में, क्रिश्चियन लोगों में बेसिकली उसमें एक बनाया होता है टॉम्ब टाइप का, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव। और ग्रीफ होता है एक, ग्रीफ यानी दुख करना, वहाँ से ग्रेव है। सो ग्रेव का अलग अलग मीनिंग है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे ग्रेव का मतलब है एक स्माइलिंग फेस, जहाँ पे शांति से कोई बैठ के जब सुन रहा होता है शांत मुद्रा में खूबसूरती के साथ, तो खूबसूरत चेहरा जो है वो ग्रेव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज लोल्ड। ये भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। व्हेन यू आर ऐसे चिन्ह को ऐसे पकड़ करके और ध्यान से सुन रहे होते हो, तो दैट इज नोन एज लोल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर्ड। वो दोनों वर्ड साथ में कंबाइंड है एंड यू कैन सी वन पिक्चर इन बोथ द कॉलम्स, क्योंकि उस समय स्टेयर्ड यानी एक टक से किसी चीज को देखना,
ऐसे ध्यान लगा के देखते रहना, सो दैट इज़ नोन एज स्टेयर्ड। वहाँ पे भी वो लड़की जो है वो इस तरह से कर करके और ध्यान से देख रही है। सो लोल्ड ऐसे बैठना और स्टेयर्ड एक टक से किसी चीज़ को देखना। नेक्स्ट वर्ड इज फेरीज। फेरीज तो फेरी टेल, जो परियों की कहानी होती है, तो फेरीज यानी परियां। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नोज। इसका स्पेलिंग जो है वो GNOMES, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है नोन्स, नॉट गोन्स, नोन्स। ओके, सो दिस वर्ड मीन्स who guard the earth from all evil things। evil means बुरा, जो भी बुरी चीज़ें, evil जो चीज़ें होती हैं, बुरा जो चीज़ें होती हैं, बुरी जो चीज़ें होती हैं, उनसे जो हमारी रक्षा करे। जैसे हमारे में हम लोग कहते हैं, हमें लगता है कि अगर कुछ भी बुरा होगा तो भगवान आकर हमें बचाएंगे। उसी तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बाहर विदेशों में, अमेरिका या इंग्लैंड, उस जो ब्रिटिशर्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, दे बिलीव कि कोई नोज आएगा और उनको वो बुरी चीज़ों से बचा लेगा। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरडोन। फॉरडोन मीन्स टू किल, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मार देना, दैट इज फॉरडोन। नेक्स्ट वर्ड इज हश। हश इज ये जो हश शांत करते किसी को और चुप के हश हश करते, दैट इज नोन एज हश। सो दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मुझे लगा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। और इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर वर्ड्स विच आर ऑलरेडी गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर। आपके पोएम के लास्ट पेज पे, पोएम जहाँ ख़त्म होता है उसी के बाद दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उस वर्ड्स को देख करके और पढ़ सकते हो। अगर आपको उसकी हिंदी समझ में नहीं आए तो यू ऑलवेज यूज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी में वो वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए एंड यू कैन सी द प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म्स, नाउन, एडजेक्टिव एंड अदर फॉर्म्स ऑल्सो, एंड साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी उसमें दी रहती है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आई थिंक अब आप जब हम लोग ये पोएम को पढ़ेंगे, आपको ये पोएम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस पोएम के जो ऑथर हैं वॉल्टर डे ले मेयर, इनका जो जन्म है वो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है 1873 एंड ही डाइड इन 1956। और इनकी जो स्पेशलिटी है, क्योंकि ये पोएम पढ़ने के पहले मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इस पोएम में भी यू विल फील द सेम थिंग। इस पोएम में आपको वो पूरा फील आएगा कि ये क्या अजीब सा चीज़ हो रहा है। तो ही इज़ एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग मिस्ट्री, मतलब अजीब सी एक दुनिया क्रिएट करने के लिए ये पोएम बहुत ही फेमस है। ये ड्रीम्स को रियलिटी की तरह दिखाते हैं। यू विल फील लाइक whether it is a dream or it is a reality, you won't be able to differentiate, आप अंतर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये इस तरह के ही कामों के लिए ये फेमस है। और उनकी जो फेमस बुक है द लिसनिंग एंड अदर बुक्स आर ऑल्सो देयर विच यू विल रीड इन दैट। जो पोएम के ऑथर के बारे में, जो पोएट के बारे में जो दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ करके देख सकते हो। सो नाउ लेट अस रीड द पोएम। फर्स्ट मैं आपको एक बार पूरा पोएम पढ़ के बताऊँगी और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, So, once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. Once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. Hers were those clear grey eyes you watch, and the story seems told by their beautifulness tranquil as dream. She would sit with her two slim hands clasped around her bended knees, while we were on our elbow lolled and stares at ease. Her voice and her narrow chin, her grave small lovely head, seemed half the meaning of the words she said. Once upon a time, like a dream you dream in the night, fairies and gnomes stole out. Fairies and gnomes stole out in the leaf green light, and her beauty far away would fade as her voice ran on, till hazel and summer sun and all were gone, all forgone and forgot, and like clouds in the heights of the sky, our hearts stood still in the hush of an age gone by. So ये पूरा पोएम था। नाउ लेट अस डिस्कस दिस पोएम। पैरा बाय पैरा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो स्टेंजा है वो क्या है? once upon a time, over and over again,
Martha would tell us her stories in the Hazel Glen. So in this stanza, जो पोएट है वो बता रहे हैं कि देयर इज़ अ स्टोरी टेलर, एक स्टोरी टेलर है, कहानी कहने वाली है, एंड उसका नाम क्या है? हर नेम इज़ मार्था. सो इन दिस पोएम मार्था इज़ अ स्टोरी टेलर, वो एक कहानी कहने वाली है. ओके और वो कहानी कहाँ कह रही है? इन द हेज़ल ग्लेन, जो आपको फर्स्ट वर्ड मैंने बताया था. हेज़ल ग्लेन जो ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं, जो ग्रीनरी से भरे हुए होते हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, वहाँ पे उस तरह की एक जगह है. वहाँ पे शी इज़ टेलिंग हर स्टोरीज, ब्यूटीफुल स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन. बार बार अपनी कहानियों को वो वहाँ पे कहती है. हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज. व्हाट इज़ द कलर ऑफ हर आईज? हर कलर ऑफ द आईज इज ग्रे. यस, पहले ही लाइन में है. हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रे आईज यू वॉच एंड द स्टोरी सीम्स told by their beautifulness, tranquil as dream. So जब when she used to tell the stories, कैसा फील होता है? Tranquil, peaceful, so एकदम meditation type. So जो स्टोरी सुनते हैं वो ऐसे फील होता है जैसे कि आप सपने में आनंद में हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, बिल्कुल आराम से आप वहाँ पे हैं. उस तरह की फीलिंग स्टोरी सुनने वालों को, या स्टोरी ऐसी लगती है जैसे कि कोई सपना है उनके लिए, वो रियलिटी नहीं लगती उन्हें. शी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स क्लैप्स्ड अराउंड हर बेंडेड नीज while we were on our elbow lolled and stares at ease. So in this stanza जो स्टोरी सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है. वो क्या कर रहे हैं? हाउ दे आर लिसनिंग द स्टोरीज. दे आर लिसनिंग बाय क्लैप्स्ड, जो नीज के ऊपर हाथ कर करके, और या तो लोल्ड एंड स्ट्रेन, एकदम स्टेयर्ड कर करके उसके तरफ ही देख के. जो स्टोरी टेलर है यानी मार्था की तरफ बच्चे ऐसे देख रहे हैं, या जो लिसनर्स हैं, कहानी जो सुन रहे हैं, वो ऐसे एक टक से उसकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, नीज पे बैठे हुए हैं, और सारी दुनिया से वो लोग गुम हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई पता नहीं है. दे आर इन अ ट्रैंक्विल, एकदम पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में है. हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर वॉइस एंड हर नैरो चिन. चिन तो समझते हो, दिस इज चिन. सो उसका जो चिन है, जो पतला सा नैरो सा चिन है, और जो उसकी वॉइस है. हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, उसका जो ब्यूटीफुल, ग्रेव मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जो सुंदर सा छोटा सा फॉरहेड है, वो सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ही सेड. वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है कि जो स्टोरी वो सुनाने वाली है, उसके सुनने के पहले ही उसको स्टोरी टेलर को देख करके ही सारी दुनिया खूबसूरत लग रही है. सो दिस इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द पोएम. अभी यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. ओके आपको इस पोएम में अभी तक जो हमने स्टेंजास पढ़ लिए, ऑलरेडी 4 स्टेंजास, इसमें एक वर्ड मिला होगा ट्रैंक्विल एज ड्रीम. सो आपको फिगर ऑफ स्पीच, मैंने पहले जो पोएम पढ़ाया था उसमें आपने देखा था, वहाँ पे 2 फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा था, सिमिली और मेटाफर. सो इन दिस पोएम सिमिली हैज़ बीन यूज्ड. सिमिली हैज़ बीन यूज्ड. एंड सिमिली कौन कौन से होते हैं? लाइक एंड एज, ये दोनों जो है वो सिमिली के लिए यूज होता है. सिमिली किस लिए यूज होता है? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि यूज किया जाता है 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करने के लिए इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है. ठीक है, जैसे आपने इस पोएम में पढ़ा या देखा उस लाइन में, ट्रैंक्विल एज ड्रीम, ये जो एज है, एज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे. ओके, ट्रैंक्विल एज ड्रीम. सो ये एज जो है वो सिमिली का यूज किया गया है. वहाँ ऐसे लिखा नहीं रहता कि सिमिली यूज किया गया है, लेकिन जब भी आपको ये एज या लाइक जैसा कोई वर्ड दिखाई दे, आपको समझ जाना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को स्टार से कंपेयर करना है. सो यू आर लुकिंग लाइक अ स्टार, यू आर एज गुड एज अ स्टार कैन बी. सो वहाँ पे जो एज है, या यू आर लुकिंग लाइक अ स्टार, तो वो यानी कि कंपेयर किया गया स्टार के साथ, एंड दैट इज सिमिली. Okay, so these two are simile.
सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सिमिली, लाइक एंड एज, ये जो दो वर्ड हैं ये दोनों सिमिली होते हैं. ओके, सो अभी वी विल डू वन एक्टिविटी. इसका नाम है सिमिली सर्च. आपको एक स्लाइड दिख रहा है जिसमें ये एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है सिमिली सर्च, यानी कि सिमिली का खोज. इस पूरे पोएम में से आपको सिमिली खोजना है. यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं. जो पहला लाइन एग्जाम्पल के तौर पे है, ट्रैंक्विल एज ड्रीम. और यहाँ पे इसके बाद आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इसमें से कौन सा सिमिली के तरह यूज़ किया है किस सेंटेंस में, आपको वो ढूंढ करके निकालना है. ओके, सो पहला सेंटेंस जैसे है, द शो वॉज लाइक अ सर्कस. आपको ढूंढना है कि इसमें सिमिली का यूज़ है या नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ एज थिन एज अ रोप. ओके, वो इतनी थिन है रोप की तरह. रोप यानी क्या होता है? रोप मीन्स यस, रस्सी. सो वो रस्सी की तरह पतली है. सो यू हैव टू फाइंड, आपको बताना है ये सेंटेंस में जो यूज़ किया गया है एज, ये सिमिली है या कुछ और है. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर. ओके, आपको सिमिली याद है ना? सिमिली इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग थिंग्स. दो चीज़ों की जब तुलना करनी होती है, दो चीज़ों को जब कंपेयर करना होता है, तो हम लोग उसको वहाँ पे जब हम लाइक या एज यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिमिली. लाइक और एज हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बट जब कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, देन इट इज़ नोन एज सिमिली. सो ये हेयर द सेंटेंस इज, आई डोंट लाइक योर बिहेवियर. तो आपको बताना यहाँ पे जो लाइक है ये सिमिली है या नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू आर लाइक अ मॉन्स्टर. आप एक राक्षस की तरह हो. किसी को अगर आप कह रहे हो यू आर लाइक अ मॉन्स्टर, सो ये सिमिली है. यस, यहाँ कंपैरिजन है मॉन्स्टर के साथ, दैट्स व्हाई इट्स अ सिमिली. नेक्स्ट इज, एज यू नो आई एम अ टीचर. आप सबको पता है मैं टीचर हूँ. सो इज इट अ सिमिली? क्या यहाँ मेरा किसी चीज़ के साथ कंपेयर हो रहा है या किसी भी टीचर का? नो. सो इट इज नॉट अ सिमिली. यू आर ग्लेजिंग लाइक अ स्टार. इज इट अ सिमिली? आप स्टार की तरह ग्लेज कर रहे हो, चमक रहे हो. इज इट अ सिमिली? इज यहाँ पे क्या कोई कंपैरिजन है? यस, यहाँ पे स्टार्स के ग्लेज के साथ किसी का कंपैरिजन हो रहा है. सो दैट्स वाई यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. नाउ इसमें भी कौन कौन सा सिमिली है आपको फाइंड आउट करना है, एंड साथ साथ यू हैव टू फाइंड आउट अदर सिमिलीज इन दिस पोएम ऑल्सो, जो आगे मिलेगा. और नेक्स्ट वर्क इज, आपको इसके अलावा और भी सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं जिसमें आप सिमिली को डिस्क्राइब करेंगे. ओके, अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. सो अब तक जो पोएम हमने पढ़ा था उसमें आपने समझा कि जो स्टोरी टेलर है, कौन है स्टोरी टेलर? हु इज द स्टोरी टेलर? यस, मार्था. मार्था वॉज द स्टोरी टेलर. और कौन स्टोरी सुन रहा है? मार्था के आईज का कलर क्या है? मार्था के आईज का कलर क्या है? राइट, ग्रे. मार्था के आईज का कलर है ग्रे. एंड जो स्टोरी सुन रहे हैं वो कैसे बैठे हैं? यस, रोल्ड करके एंड दे आर स्टेयरिंग एट हर. वो ध्यान से उसको देख रहे हैं. एंड दे आर इन अ ट्रैंक्विल मूड. वो बिल्कुल पीसफुल कंडीशंस में स्टोरी को सुन रहे हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट स्टेंजा. Once upon a time, like a dream you dream in the night, fairies and gnomes stole out in the leaf green light, and her beauty far away would fade at her voice rain on, till hazel and summer sun and all were gone. So in this stanza, जो पहले जो स्टेंजा आपने पढ़ा उसमें स्टोरी टेलर के बारे में था, ब्यूटीफुल हेजल ग्लेन के बारे में था, और ये अब उसका अगला स्टेज है. इसमें क्या बता रहे हैं? नाउ लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट. लाइक अ ड्रीम, सी लाइक यहाँ पे भी सिमिली है. लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट. वैसा ड्रीम जो आप रात को सपने में देखते हैं. फेरीज एंड नोन्स स्टोल आउट, जिसमें फेरीज क्या था? मीनिंग यस, परी और जो लोग बुराई को ख़त्म करते हैं, नोन्स, वो गुम हो गए हैं. इन द लीफ ग्रीन लाइट, हरे पत्तों के बीच से एक लाइट आ रहा है. एंड हर ब्यूटी फार अवे, और वो जो खूबसूरती थी जो दिख रही थी मार्था की, जो सुंदर कविता कह रही थी, वो दूर कहीं चली जा रही है. वुड फेड एज हर वॉइस रेन अवे,
जो उसकी आवाज़ है वो भी अब क्योंकि वो दूर चली गई है तो इसलिए उसकी आवाज़ भी स्लो होते जा रही है, फेड कर रही है, धीमी हो गई है, मध्यम हो गई है। टिल हेजल एंड समर सन, जो वो हेजल था, ब्यूटीफुल ग्रीन एनवायरनमेंट था, वो समर में कन्वर्ट हो गया है, गर्मी आ गई है। एंड ऑल वेर गॉन, और इसलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो पत्ते होते हैं उस पर डस्ट आ जाता है, जो ग्रीनरी होती है वो कम हो जाती है, मुरझा जाते हैं पत्ते गर्मी से। सो जो ब्यूटी था हेजल का, वो जो हेजल ग्रीन का जो ब्यूटी था वो क्या हुआ, वो जा रहा है। ऑल फॉरडॉन एंड फॉरगॉट, सभी कुछ खत्म होते जा रहा है, सभी कुछ गुम होता जा रहा है। फॉरगॉट मीन्स भूलना, भूलते जा रहे हैं। और फॉरगॉट मीन्स क्या था, टू किल, टू फिनिश समथिंग, टू एंड समथिंग। सो ऑल फॉरडॉन एंड फॉरगॉट, सभी कुछ खत्म हो रहा है, सभी कुछ को भूला जा रहा है। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट्स ऑफ द स्काई, एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट्स ऑफ द स्काई, अगेन लाइक वर्ड हैज केम, मीन्स लाइक जो कि सिमिली है। सो लाइक एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट्स ऑफ द स्काई, स्काई के हाइट के इतना जो क्लाउड्स था। आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हश, जो हमारा हृदय है उससे जो आवाज़ निकल रही है वो भी उतनी ही ज़ोर की, उसकी धड़कनें भी उतनी तेज़ हो रही है या उसी तरह से शांत हो गई हैं जैसे कि दूर आसमान पे जब क्लाउड्स छाता है जो बहुत दूर होता है, जो लगता है कि आकाश ही है, वैसा उसके हार्ट बीट्स भी अंदर चले जा रहे हैं। ऑफ एन एज गॉन बाय, और इस तरह से उसकी पूरी उम्र जो है वो बीत गई है। सो हियर इस पूरे पोएम में पहले जो स्टेंजास थे उसमें जो मार्था है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुल हर स्टोरीज आर, उसका डिस्क्राइब किया गया। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिर वो ड्रीम था, वो जो पूरा एक स्टोरी टेलिंग था वो पूरा का पूरा ड्रीम था, वो कैसे ख़त्म हुआ इसके बारे में बताया गया। सो आपको ये पोएम समझ में आया, इसमें आपने सिमिली देखा, जो एक्टिविटी आपने किया, अभी जो स्टेंजाज हमने पढ़े इसमें बहुत सारे सिमिली ऑलरेडी मिले हैं, तो आपका ये एक्टिविटी भी था और आपको ये करके भी रखना है। सो एज वी हैव ऑलरेडी रेड दैट पोएम एंड देयर, उसका जो पोएम का सेकेंड लाइन था उसमें यू हैव रेड वन लाइन, ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन, व्हाट डज इट मीन, ओवर एंड ओवर अगेन? ओवर एंड ओवर अगेन मीन्स डूइंग समथिंग repeatedly, एक ही चीज़ को बार बार करना। दिस इज अ फ्रेज यूज्ड इन दिस पोएम। सो व्हाट दिस मीन्स, डूइंग समथिंग repeatedly. So here are few sentences. I am repeating over and over again for you all. Means, what does this mean? I am repeating over and over again for you all. Means किसी चीज़ को मैं आप लोगों के लिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ। Martha keep telling beautiful stories over and over again. Martha, who was Martha? Martha was the storyteller. So what she used to do? She used to tell stories over and over again. Means वो हमेशा ही stories को कहा करती थी, बार बार कहती थी। This is so beautiful that I want to see it over and over again. ये इतना खूबसूरत है कि मैं इसको बार बार देखना चाहती हूँ। उस पोएम में क्या खूबसूरत था? The hazel glen was very beautiful. So can you also make few words or few of sentences like this from this phrase over and over again? जैसा कि अभी आपने sentences already I have read it out, तो उसी तरह के same sentences using this phrase over and over again आप बना सकते हो। I think आप बना सकते हो। So with this let us do some revision and for this let us read some questions और आप उसके answers बनाओगे। Let us wind up with some revisional questions. Martha used to tell, fill in the blanks यहाँ पे है, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। पोएम, स्टोरीज, नॉवेल्स, ये 3 ऑप्शंस है, इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? Martha used to tell, yes, stories. Next question is, Martha's eyes were of which color? Blue, green, grey? कौन सा कलर का आइज था उसका? Yes, ग्रे कलर का। Martha's story had the effect of tranquil, animation, dreams. क्या वर्ड था जो बार बार आ रहा था? Tranquil, correct. Next question is, Martha was telling stories to, किसको कह रही थी वो stories? Boys, girls, children? बताया गया है पोएम में boys या girls? No. So the answer is children. What was compared with dreams? ड्रीम्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है?
ट्रैंक्विल, एनिमेशन, रियलिटी, किससे कंपेयर किया गया है? करेक्ट, ट्रैंक्विल से। विच फिगर ऑफ स्पीच इज लाइक एंड एज? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हमने पढ़ा था अभी। मेटाफर है, सिमिली है, पुन है, कौन सा है? यस, इट्स अ सिमिली। मेटाफर एंड सिमिली आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग, एक्सपांडिंग, रिपीटिंग। किसके लिए यूज होता है सिमिली और मेटाफर? करेक्ट, कंपेयर करने के लिए। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप इसको कंप्लीट करिए, याद करिए, इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। एंड नाउ टेक सम होमवर्क। लास्ट पोएम में भी हमने राइमिंग वर्ड किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे भी आई हैव अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स, उसके राइमिंग वर्ड्स आपको कंप्लीट करने उस बॉक्स में। जो पहला वाला वर्ड है, दिस हैज बीन यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, वाइज। वाइज का राइमिंग वर्ड क्या क्या है? आइज, लाइज, साइज। सो दीज आर राइमिंग वर्ड। क्या होता है आपको याद है? यस, जिसका साउंड सिमिलर होता है, जैसे वाइज, आइज। लास्ट में दोनों में क्या है? वाइज, आइज। ईज जो साउंड है वो सिमिलर है। लाइज, साइज। इसी तरह से आपको जो बाकी वर्ड्स है, जैसे सीम्स, सीम्स के साथ क्या हो सकता है? और सीम्स के साथ और क्या क्या वर्ड्स आप सिमिलर साउंड के यूज कर सकते हैं? आप जब पोएम पढ़ोगे उसमें भी ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके राइमिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आप उसमें से भी ढूंढ के लिख सकते हो। फिर हेड, हेड के लेड, मेड। फिर है नाइट, नाइट का क्या हो सकता है? लाइट, माइट। अवे, फार अवे। और क्या? वे। दीज आर फ्यू राइमिंग वर्ड्स। हैंड्स, लैंड्स। सो इसी तरह से और भी वर्ड्स आप ढूंढ करके इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली आपको होपफुली ये पोएम समझ में आ गया होगा। दिस इज अ पोएम जो कि मार्था जिसमें स्टोरी टेलर है। दिस पोएम इज अबाउट ड्रीम्स। ड्रीम्स में क्या देखते हैं वो लोग, हाउ दे ब्यूटिफुली लिसन द पोएम्स। जो बच्चे हैं वो कैसे पोएम में सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कहानियाँ सुन रहे हैं। दे आर लिसनिंग स्टोरीज फ्रॉम मार्था, जिसकी आईज का कलर क्या है? ग्रे है। सो ये पोएम को पढ़ करके आपको सपने में क्या क्या आता है, आप उसके बारे में भी एक नोट्स तैयार कर सकते हो। थैंक यू। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।